हेलो एवरीवन, वेलकम। आई एम आशी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ एयर। ओके, जिसमें हम पार्टिकल्स, आयंस और रेडिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने रेडियो आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरी यूनिट 2 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की लिंक आपको मिल जाएगी। सो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, जो कि है कंपोजिशन ऑफ एयर। तो एकदम बेसिक से देखेंगे हम। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, एयर क्या है, हवा क्या है, जितनी भी गैसेस हैं उन सब का मिक्सचर है एयर। ठीक है, जो भी गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं उन सब के मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, एयर कहते हैं। ठीक है, विच मेक अप दी अर्थ एटमॉस्फेयर, जो क्या बनाती है, अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये अर्थ एटमॉस्फेयर, और इसमें जो भी गैसेस प्रेजेंट होगी वो क्या बनाएगी, एयर। ठीक है, दीज गैसेस आर कलरलेस एंड ओडरलेस। ये जैसे कि सबको पता है, जो गैस प्रेजेंट होती हैं एयर में, एयर का ना तो कुछ कलर है और ना ही कुछ उसकी स्मेल है। ठीक है, ये कलरलेस हैं और ऑर्डरलेस हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ एन ओशियन ऑफ दिस गैसेस। ये एटमॉस्फेयर क्या है, गैसेस का एक ओशियन की तरह है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 78% नाइट्रोजन। इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेज एंड वाटर वेपर प्रेजेंट हैं इस एटमॉस्फेयर में। जैसे कि मान लीजिए ये पूरा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब इसमें 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है और बाकी 1% में अदर गैसेस और वाटर वेपर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, 20.9 मतलब ओवरऑल 21%। अदर गैसेज आर्गन 0.90% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% प्रेजेंट है। अब आगे देखते हैं अदर कंपोनेंट्स ऑफ एयर। एयर के जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। फर्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। कितना प्रेजेंट है, 1 ppm, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, ppm का फुल फॉर्म क्या है, पार्ट पर मिलियन। मीथेन CH4 कितना, 2.0 ppm। नाइट्रस ऑक्साइड N2O 0.5 ppm। ओजोन O3 0 से 0.07 ppm। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 कितना, 0.02 ppm। आयोडीन 0.01 ppm। कार्बन मोनोऑक्साइड CO 0 ट्रेस ppm। अमोनिया NH3 0 ट्रेस ppm। ठीक है, मतलब नाम मात्र। ये सारे याद करके रखने हैं। ठीक है, कौन कितना प्रेजेंट है, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आयोडीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ये सारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं इतने। ठीक है, नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। 2 टाइप की जो गैसेस प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में वो कौन कौन सी हैं, परमानेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, परमानेंट कौन सी हैं, ये हैं परमानेंट। ठीक है, और ये हैं वेरिएबल गैसेस। परमानेंट कौन सी होती हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में हमेशा पाई जाएंगी। ठीक है, कहीं भी जाओ एटमॉस्फेयर में वो गैसेस मिलेंगी ही। ठीक है, और वेरिएबल कौन सी होती हैं, जो प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं और थोड़े टाइम के लिए जो पाई जाए वो हैं वेरिएबल गैसेस। ठीक है, सो देखते हैं कौन कौन सी हैं। नाइट्रोजन 78%। ठीक है, और ये ppm में याद रखना है। नाइट्रोजन का कंसनट्रेशन कितना है, पार्ट्स पर मिलियन में 7,80,084। ठीक है, ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है इतनी एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन कितनी, 21% और परसेंटेज कैसा है, वॉल्यूम में है, और ppm कैसा है, कंसंट्रेशन में है। ओके, मतलब मान लीजिए मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, अगर हम 1 लीटर लेके देखें एयर तो उसमें कितना कंसंट्रेशन गैस का पाया जाएगा, वो क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 2,09,460। ओके, आर्गन का कितना परसेंट है, 0.934 और कंसंट्रेशन कितना है, 9,340। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 360। नियोन का 0.00182 और कंसंट्रेशन 18.2। हीलियम 0.0000524, कंसंट्रेशन 5.24। ठीक है, इतना ये एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, इतना कंसंट्रेशन पाया जाता है। ठीक है, हीलियम का। और हीलियम एक ऐसी गैस है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी, मतलब एटमॉस्फेयर में परमानेंट ये पाई जाएगी। ओके, बहुत ही कम मात्रा में लेकिन होगी ज़रूर। क्रिप्टॉन 0.0001
0.14 ये परसेंटेज, और कंसनट्रेशन 1.14, हाइड्रोजन 0.00005 और कंसनट्रेशन 0.5, बहुत ही कम। अब देखते हैं हम वेरिएबल गैसेस। वेरिएबल गैसेस इन दी अर्थ एटमॉस्फेयर, वेरिएबल गैसेस इन दी एटमॉस्फेयर एंड टिपिकल परसेंटेज वैल्यू बाय वॉल्यूम। ये किस में दिखाई गई हैं? वॉल्यूम में, परसेंटेज में बताया गया है। वेरिएबल मतलब जो वेरी करेंगी प्लेस टू प्लेस और जो परमानेंट नहीं होंगी, ठीक है, कुछ टाइम के लिए रहेंगी फिर गायब हो जाएंगी, कुछ ऐसी। जैसे कि वाटर वेपर। अब वाटर वेपर हमेशा तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है, क्या होगा? वेरी करेगा ये, क्योंकि इसके जो सोर्सेस हैं वो अलग अलग होंगे। जहाँ पे ज़्यादा वाटर बॉडी होगी वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वाटर वेपर H2O कितना 0.4% एटमॉस्फेयर में मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%, मीथेन 0.00017%, ओजोन 0.00004%। सो ये वेरिएबल गैसेज हैं। नोट दैट वाटर वेपर इज़ द थर्ड मोस्ट कॉमन मॉलिक्यूल इन अर्थ एटमॉस्फेयर आफ्टर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर वेपर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद तीसरा ऐसा मोस्ट कॉमन मॉलिक्यूल है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में हमें मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं हम पार्टिकल्स। व्हाट इज़ पार्टिकल्स? सो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन दी ट्रोपोस्फेयर। जैसे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, अर्थ की जो लेयर्स पढ़ी थी, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स होती हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये कुछ लेयर्स थी। तो फर्स्ट जो लेयर थी वो कौन सी थी? ट्रोपोस्फेयर। तो पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दे वेरी इन नंबर फ्रॉम सेवरल हंड्रेड पर क्यूबिक सेंटीमीटर इन प्योर एयर टू मोर देन 105 पर क्यूबिक सेंटीमीटर इन पॉल्यूटेड एयर। ये क्या वेरी करेंगे? कैसे? प्योर एयर में ये 100 पर क्यूबिक सेंटीमीटर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और पॉल्यूटेड एयर में ये 105 पर क्यूबिक सेंटीमीटर प्रेजेंट होंगे। पार्टिकल्स ऑल्सो वेरी इन साइज, इनकी साइज़ भी वेरी करेगी, ठीक है, अलग अलग होगी। कैसे? इनका जो मास रेंज होगा वो कितना होगा? 10 से 10 क्लीन एयर में और 60 to 2000 पॉल्यूटेड एयर में। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होंगे बट स्टिल होंगे, ठीक है, वेरी करेंगे, साइज़ वेरी करेगी। पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल साइज इन दी एटमॉस्फेयर आर नोन एज एरोसोल्स। जो पार्टिकल्स की कोलोइडल साइज है एटमॉस्फेयर में उनको हम एरोसोल्स बोलते हैं। इट कैन पार्टिकल्स आर ऑल्सो और एरोसोल्स ऑफ नेचुरल origin having diameter less than 0.2. Such particles originated from vegetations. ऐसे particles कहाँ से originate होते हैं? vegetation से। Bacteria, fog, pollen grains and volcano ash are other particles of natural origin in the atmosphere. क्या क्या? बैक्टीरिया, फॉग जो धुंध रहती है, pollen grains और volcanic ash जो volcano के eruption से जो उसकी particles निकलते हैं, ठीक है, वो सब volcano ash मतलब ज्वालामुखी के विस्फोट होने से जो राख या फिर जो भी पार्टिकल्स निकलेंगे वो सारे कैसे होंगे? नेचुरल ओरिजिन होंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो पाए जाएंगे नेचुरली, ठीक है। इन द केस ऑफ पार्टिकल देयर साइज इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन देयर टोटल काउंट। पार्टिकल्स के केस में साइज़ ज़्यादा मैटर करती है टोटल काउंट से, ठीक है, मतलब पूरा टोटल कितना है ये मैटर नहीं करेगा बट उनकी साइज़ क्या है ये मैटर करेगी। पार्टिकल इन दी साइज 0.1 to 1 are responsible for the electrical phenomena in the atmosphere. They are also responsible for cloud and fog formation. जो पार्टिकल्स की साइज़ क्या होगी? 0.1 to 1 म्यू होगी, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? इलेक्ट्रिकल फेनोमेना के लिए, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। और यही रिस्पॉन्सिबल होंगे क्लाउड और फॉग फॉर्मेशन में, मतलब बादल बनाने में, और जो धुंध टाइप की छा जाती है एटमॉस्फेयर में उनके फॉर्मेशन में भी ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। पार्टिकल्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हीट बैलेंस को डिटरमाइन करने में अर्थ एटमॉस्फेयर के विया लाइट रिफ्लेक्शन। फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। अब ये पार्टिकल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? तो दो टाइप से हो सकता है, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक, ठीक है। तो पहले हम इनऑर्गेनिक देखेंगे। दो टाइप से होगा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जिसको हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर एंड ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर। सो फर्स्ट हम देखेंगे इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर, जो कि अलग अलग सोर्सेज से ओरिजिनेट होगा। कैसे?
ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट डिस्चार्ज लीड पार्टिकल्स इन दी एटमॉस्फेयर। जो ऑटोमोबाइल्स हैं जैसे कि गाड़ी, व्हीकल्स, इन सब में जो फ्यूल लगेगा, ठीक है, और फिर उससे जो एग्जॉस्ट निकलेगा, मतलब जो भी धुआं वगैरह और जो भी उससे पार्टिकल्स निकलेंगे, जो भी लीड पार्टिकल्स निकलेंगे एटमॉस्फेयर में, वो कैसे होंगे? इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर में वो आएंगे, ठीक है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन यूएसए मोर देन 2 × 105 टन्स ऑफ लेड आर डम्प्ड इन दी एटमॉस्फेयर एवरी ईयर, ठीक है। यूएसए में मोर देन कितना? 2 × 105 टन्स ऑफ लेड एटमॉस्फेयर में डंप्ड किया जाता है। मतलब एटमॉस्फेयर में ऑटोमोबाइल्स की वजह से इतना लेड एटमॉस्फेयर में उनके जमा हो जाता है, ठीक है, निकलता है। कंबसन ऑफ पाइराइट कंटेनिंग कोल डम्प्स बिसाइड कार्बन पार्टिकल्स इन दी फॉर्म ऑफ एस ऑल्सो मेटल ऑक्साइड। जैसे कि कोल का यूज़ किया, ठीक है, इसका यूज़ किया किसी भी चीज़ में, जैसे इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा किसका पहले यूज़ होता था? कोल का। तो उसका जो कंबशन होगा और उससे जो ऐश फॉर्म होगी, उससे भी फॉर्मेशन होगा इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर का, वो भी यही है। अब देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ एरोसोल इज एक्सप्लेन बाय द एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 to SO3 फॉलोड बाय द रिएक्शन विथ मॉइस्चर टू प्रोड्यूस H2SO4। जो एरोसोल का फॉर्मेशन है वो एक्सप्लेन किया गया है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से। किसके? SO2 और SO3 से, जो कि एक रिएक्शन के द्वारा जो कि प्रोड्यूस करेगा H2SO4 मॉइस्चर के साथ। द एसिड प्रोड्यूस रिएक्ट विथ बेसिक एयर पॉल्यूटेंट्स लाइक NH3 CaO टू फॉर्म सॉल्ट। अब देखिए, ये समझते हैं हम। पहले क्या होगा? जो SO2 है वो रिएक्ट करेगा O से, मतलब नेसेंट ऑक्सीजन से जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, और क्या बनाएगा? SO3, ठीक है। अब उसके बाद ये SO3 बना, ये रिएक्ट करेगा H2O से, मतलब वाटर से, वाटर वेपर से, और क्या बना लेगा? H2SO4, ठीक है, इतना बना लिया। अब ये H2SO4 एटमॉस्फेयर में आ गया, ठीक है। किस प्रोसेस से? एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन से, ठीक है। जब नेसेंट ऑक्सीजन ने SO2 से रिएक्ट किया, देन वाटर वेपर से रिएक्ट किया, तो हमें क्या मिला? H2SO4, ये एटमॉस्फेयर में मिल गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ये आ गया। अब जब ये H2SO4 किससे रिएक्ट करेगा? अमोनिया से, जो कि अमोनिया ऑलरेडी प्रेजेंट है कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। सो इन दोनों के आपस में रिएक्ट करने से हमें क्या मिला? NH4 to SO4, ओके। अब यही H2SO4 ने किससे रिएक्ट किया? CaO से, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल गया? CaSO4 प्लस H2O, एक ये सॉल्ट और वाटर हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो पहले एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा SO2 से, और क्या बनाएगा? SO3, ठीक है, और SO3 रिएक्ट करेगा वाटर वेपर से, जो कि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, और बनाएगा H2SO4, ठीक है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब ये एसिड क्या करेगा? कुछ बेसिक एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे कि अमोनिया, NH3 और CaO, ठीक है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। अब H2SO4 ने इन दोनों से रिएक्ट किया, तो क्या मिल गया हमें? टू फॉर्म सॉल्ट्स, तो हमें ये सॉल्ट मिल गए, ठीक है, ये दोनों मिल गए। अब ये सब क्या हो गया? एटमॉस्फेयर में हमारे प्रेजेंट हो गया। ये सारे एरोसोल्स हैं जिसका हमारे एटमॉस्फेयर में फॉर्मेशन हो गया इस रिएक्शन के द्वारा, ओके। ऐसे ही एक और रिएक्शन है, क्या है? इन सिमिलर वे द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ मॉइस्चर टू प्रोड्यूस HNO3। द एसिड प्रोड्यूस रिएक्ट्स विथ बेसिक एयर पॉल्यूटेंट टू प्रोड्यूस नाइट्रेट। अब क्या होगा? NO है जो नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, नेसेंट ऑक्सीजन से, ठीक है, और क्या बनाएगा? NO2, ठीक है। सो इस एटमॉस्फेयर में NO2 प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब ये NO2 रिएक्ट करेगा वाटर वेपर से और ऑक्सीजन से, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। इनके रिएक्शन से क्या मिलेगा? 4HNO3, ठीक है, HNO3 हमें मिल गया। अब ये भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो गया। अब ये वापस किससे रिएक्ट करेगा? जो बेसिक एयर पॉल्यूटेंट्स थे, कौन कौन से? NH3 और CaO। इससे कौन रिएक्ट करेगा? HNO3, ठीक है, और क्या बनाएगा? HN4NO3 और CaNO3 प्लस वाटर वेपर। सो यहाँ पे क्या हुआ? नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन से, और क्या बनाया? NO2। इसने वापस से रिएक्ट किया वाटर वेपर और ऑक्सीजन से, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट थे एटमॉस्फेयर में, और फिर जो हमें एसिड मिला, ठीक है, उसने क्या किया? जो बेसिक एयर पॉल्यूटेंट्स थे NH3 और CaO, उससे रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस किया? नाइट्रेट, ठीक है, ये मिल गया हमें। अब ये सारे क्या हो गए? प्रेजेंट हो गए एटमॉस्फेयर में, ये सारे एरोसोल्स
एटमॉस्फेयर में हमें फॉर्म हो गए, इनकी फॉर्मेशन हो गई। द नेट रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ एरोसोल मिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ड्रॉपलेट कंटेनिंग सॉल्ट्स ऑफ H2SO4 एंड HNO3। ठीक है, जो रिजल्ट क्या निकला इस फॉर्मेशन का एरोसोल्स का, हमें क्या मिल गया, H2SO4 और HNO3। ठीक है, इनमें क्या होगा, मिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग सॉल्ट्स। ठीक है, H2SO4 उस रिएक्शन से मिला और HNO3 इस रिएक्शन से मिला। ठीक है, तो ये एक इनऑर्गेनिक प्रोसेस थी एरोसोल्स के फॉर्मेशन की। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई हो कि कैसे एटमॉस्फेयर में एरोसोल्स का फॉर्मेशन होता है इन सब रिएक्शंस के द्वारा। अब आगे देखते हैं हम ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर। वो कौन सी थी, इनऑर्गेनिक। ये है ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर इज बिलीव टू ओरिजिनेट फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्स लाइक emission फ्रॉम वेजिटेशन एंड ऑटोमोबाइल्स, कम्बशन ऑफ फ्यूल ETC। ये पार्टिकल्स होंगे, इनका ओरिजिन कहाँ से होगा, अलग अलग सोर्सेज से। जैसे कि वेजिटेशन से जो भी इमिशन होगा, जो भी ये इमिट करेगी, वैसे ही जो ऑटोमोबाइल्स का जो भी एग्जॉस्ट होगा और जो फ्यूल्स को हम जलाएंगे या फ्यूल्स को हम यूज़ करेंगे उसके द्वारा जो पार्टिकल्स निकलेंगे वो सब कैसे होंगे, ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर। ओके, सच पार्टिकल्स आर इन 1 μ साइज रेंज एंड आर पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड। ये पार्टिकल साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे कि 1 μ साइज रेंज होगी इनकी, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल पॉलीसाइक्लिक पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर हैव कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। वन सच कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्सिनोजेनिक इफेक्ट इज बेंजोपायरीन। ऐसे कंपाउंड्स अर्बन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देखने मिलते हैं। ठीक है, अबाउट कितना 20 लेवल एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी पायरोलिसिस ऑफ पैराफिन प्रेजेंट इन फ्यूल एंड प्लांट मटेरियल। जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, पायरोलिसिस ऑफ पैराफिन से। ठीक है, ये पायरोलिसिस एंड पैराफिन क्या है, जो फ्यूल में हमें मिलते हैं, प्लांट्स मटेरियल में, फ्यूल में, जैसे कि वेजिटेशन से जो भी इमिट होगी, जो भी एमिशन होगा, ऑटोमोबाइल्स का और जो कम्बशन ऑफ फ्यूल्स का जो हम जलाएंगे और यूज़ करेंगे, उनसे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे, पायरोलिसिस ऑफ पैराफिन्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वो बनाएंगे बेंजोपायरीन, जो कि बहुत ही कैसे होंगे, पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम और डिटेल में। ठीक है, अब जो PAH मतलब पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक, ये जो हाइड्रोकार्बन्स का जो फॉर्मेशन हुआ था, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे, वो सूट्स पार्टिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, बचे रहेंगे। अब ये सूट्स पार्टिकल्स क्या हैं, सो जनरली स्पीकिंग द सूट पार्टिकल विच वी कम अक्रॉस कंटेन एब्जॉर्ब PAH एंड टॉक्सिक मेटल्स। ठीक है, जो कि टॉक्सिक मेटल्स हैं और जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, मतलब कि वेजिटेशन से जो एमिट होगा और जो ऑटोमोबाइल्स से जो एग्जॉस्ट होगा और फ्यूल के जो कम्बसन से जो पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, वो कुछ हाइड्रोकार्बन्स होंगे, कुछ टॉक्सिक मेटल्स होंगे। ठीक है, तो ये सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे किसमें, सूट पार्टिकल्स में। ओके, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे। ऐसे पार्टिकल्स जो भी टॉक्सिक पार्टिकल्स होंगे और जो भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे, वो सारे इस सूट पार्टिकल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल सूट पार्टिकल एंटर ह्यूमन बॉडी थ्रू रेस्पायरेशन। अब जो ये सूट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियस है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, कैसे, रेस्पायरेशन के थ्रू। जब हम सांस लेंगे तो ये पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, दिस गेट लॉज इन आर लंग्स कॉजिंग हेल्थ हजार्ड। और ये किसका कारण बनेंगे, हेल्थ हजार्ड, मतलब हमारे लंग्स को ये अफेक्ट करेंगे, हार्म करेंगे और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, द रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द गैसेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग एयर पॉल्यूशन। जो ये पार्टिकल्स हैं, इनका एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं उससे इनका रिमूव होना बहुत ही ज़रूरी है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है जो ये टॉक्सिक मेटल्स हैं और ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं और जो सूट पार्टिकल्स हैं और कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर के लिए अच्छे नहीं हैं और हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, तो उनको एटमॉस्फेयर से हटाना ज़रूरी है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ओके, ऐसी गैसेस जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं और जो हार्मफुल हैं वो ठीक नहीं है और उनको रिमूव करना एटमॉस्फेयर से एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है। अब देखते हैं हम आयंस। सो आयंस क्या हैं, आयंस ऐसे एटम हैं जो कि अगर एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें तो ये कैसे बन जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन बन जाएंगे। ठीक है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लें, मतलब ले लें, तो कैसे बन जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएंगे। जैसे ये एक एटम है। ठीक है,
इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर दिया, ठीक है, ये हटा दिया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज कैटायन बन जाएगा। और एक ये आयन है, ये एक एटम है और इसने अपना एक और इलेक्ट्रॉन इसने अगर गेन कर लिया तो ये नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएंगे, ठीक है, एनायन बन जाएंगे। दी आयन आर नॉर्मली प्रेजेंट इन दी आयनोस्फीयर रीजन ऑफ द मीजोस्फीयर। जो अलग अलग लेयर्स थी एटमॉस्फेयर की, फर्स्ट कौन सी थी, ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मीजोस्फीयर, उसके बाद थर्मोस्फीयर, ठीक है, फिर एक्सोस्फीयर। तो आयंस कौन सी में प्रेजेंट होते हैं, मीजोस्फीयर में, इस वाली में, ठीक है, इस वाली एटमॉस्फेरिक लेयर में, मीजोस्फीयर में आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिनको हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये आयनोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक होती है, मीजोस्फीयर से थर्मोस्फीयर के कुछ एरिया तक ये लेयर प्रेजेंट होती है। इन दिस रीजन पॉजिटिव आयन लाइक O2+, O+, NO+, ETC, ये कुछ पॉजिटिव आयन्स हैं। एंड इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट एट सिग्निफिकेंट लेवल, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सिग्निफिकेंट लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। दीज स्पीसीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू सोलर रेडिएशन, ये किसकी वजह से फॉर्म होते हैं, सोलर रेडिएशंस के वजह। दी आयंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, आयंस किसकी वजह से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और इसके जो अगल बगल ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चुंबकीय जो क्षेत्र है, ये इसकी वजह से आयंस इन्फ्लुएंस्ड होंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, एक बेल्ट बना लेंगे, एक ये बेल्ट बना लिया और एक ये बेल्ट बना लिया, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होके, चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके द्वारा इन्फ्लुएंस होके ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ टू बेल्ट ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल इनसर्कल द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ आयंस के पार्टिकल्स के दो बेल्ट बना लेते हैं, ठीक है। जैसे ये अर्थ इन्फ्लुएंस हुए आयन पार्टिकल्स, और ये एक ये बेल्ट बना लिया आयंस के पार्टिकल्स का, और एक ये बेल्ट बना लिया आयंस के पार्टिकल्स का अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। और इन बेल्ट को हम क्या बोलते हैं, वेन एलन बेल्ट, ओके। नेक्स्ट है हमारा रेडिकल्स। तो रेडिकल्स आर अ ग्रुप ऑफ एटम ईदर इन अ कंपाउंडेड और एग्जिस्टिंग अलोन। रेडिकल क्या है, एटम्स का एक ग्रुप है, ठीक है, जो कि या तो कंपाउंड फॉर्म में होंगे या फिर अकेले होंगे, ओके। ये एटम्स हैं इतने सारे, और ये इसका एक ग्रुप है, ठीक है। ये सारे एटम्स का ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, रेडिकल्स, जो कि एक कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकते हैं और अकेला भी हो सकता है। फ्री रेडिकल आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विथ एन अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल्स क्या हैं, एटम्स और एटम्स का ग्रुप है, या तो एक एटम है या तो एटम्स के कई ग्रुप हैं जो कि अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ हैं। जैसे कि देखिए समझाते हैं, जैसे कि एक ये एटम्स का ग्रुप है, ठीक है, और या फिर एक ये अकेला एटम है, ओके। सो एक ये अकेला एटम है, इसमें क्या होंगे, पेयर होंगे, किसके पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के। तो जैसे कि एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, बट एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा, अकेला होगा, अनपेयर्ड होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। Beside iron, the atmosphere also contain free radical which take part in chain reaction in which one of product is free radical. आयंस की तरह एटमॉस्फेयर भी फ्री रेडिकल्स को कंटेन करता है, ठीक है। जैसे कि आयन एटमॉस्फेयर में मिलते हैं वैसे ही फ्री रेडिकल्स भी मिलते हैं, जो कि चेन रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, जिसमें कि प्रोडक्ट फ्री रेडिकल होता है, ठीक है। फ्री रेडिकल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन। फ्री रेडिकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है किसमें, फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन में। ये फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन आगे हमारा टॉपिक है, जो कि हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। जैसे कि ये देखिए नॉर्मल ऑक्सीजन, एक नॉर्मल ऑक्सीजन में ये क्या है, पेयर हैं सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, ठीक है, तो इसमें ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, अनपेयर हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन कैसी हो जाएगी हमारी, फ्री रेडिकल, ठीक है। इस एटम को हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल, ठीक है। ऐसे ही फ्री रेडिकल, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर में हैं, और एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, अनपेयर है, तो ये कैसा होगा, फ्री रेडिकल होगा। हेल्दी स्टेबल एटम कैसा होगा, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर में मिलेंगे, ओके।
तो ये आई होप आपको समझ में आ गया हो रेडिकल्स क्या हैं। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पीसफुली। हैव अ नाइस डे।